अगेन ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। सेकेंड वाला पार्ट आपका किसका है, व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अभी मिल्क इज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट फूड, है ना, मिल्क इज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट फूड। तो क्या लगता है हम मिल्क को कंटिन्यूसली यूज कर सकते, हम सॉलिड फूड नहीं लेते, ठीक है, खाली मिल्क लेते, चलेगा क्या, चलेगा, आपको चलेगा, लेकिन उसमें आपको दो दिक्कतें होगी। एक तो ना मिल्क के अंदर फाइबर्स नहीं होते, और दूसरा क्या होता है कि आपका बॉडी डिजाइन हुआ है पूरे सॉलिड फूड के लिए, राइट, और आप उसको कंटिन्यूसली लिक्विड में रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, फिर अंदर का सिस्टम क्या बोलेगा, मैं क्या काम करूँ। तो इसके लिए आप जब देखोगे नॉर्मली, ठीक है, जब हमारा हालत बहुत खराब होता है तब हमको एडवाइस किया जाता है कि यू गो फॉर द लिक्विड, ठीक है, सलाइन लगाते हैं। तो ये सब तो एक्स्ट्रा आपका नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको बोर्ड में पूछा क्वेश्चन कि मिल्क को हम लोग कंप्लीट फूड बोलते हैं लेकिन फिर भी इसको हम कंटिन्यूसली यूज क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इट डजंट कंटेन द फाइबर, ठीक है। और दूसरा जो बात है बच्चों कि फिर भी अगर आज देखेंगे वो फाइबर को छोड़ के हर चीज जो कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द मिल्क। तो होता क्या था कि ये क्वेश्चन आया कि जो मिल्क है ऐसा क्या कर सके जिसकी वजह से वो मिल्क जो है ना हर जगह पे फैले, मतलब इंडिया में लिटरली ऐसा लगना चाहिए कि मिल्क की बाढ़ आई, ताकि हर एक बच्चा क्या हो, भूखा ना सोए, कम से कम उसको एक गिलास दूध तो मिले। और मिल्क को पूरा पहुंचाना हर जगह पे इट वाज नॉट पॉसिबल। आज हमको मिल जाता है, लेकिन जस्ट इमेजिन ये आइडिया स्टार्ट कहाँ से हुआ रहेगा, किस तरह से ये मतलब एक गांव से स्टार्ट होके आज हर जगह पे पहुंचा, है ना, किस तरह से आज हम बोलते हैं कि अमूल इतना बड़ा ब्रांड बन गया, है ना, क्लियर। तो इसके पीछे कौन रीजन था, राइट, इसके पीछे कौन रीजन था, क्या हो गया मीत, ओके ओके मीत, ओके ठीक है बोला क्या हो गया इसको, ओके। सो आज हम देखेंगे वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया आर रिच इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, हाउएवर दोस प्रोडक्ट्स वर नॉट सफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ द फार फ्लंग रीजन्स, ठीक है। तो हु वाज द पर्सन जो इसके पीछे थे, ठीक है, ही वाज डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, उनका वेरी गुड विके, वेरी गुड नीलेश, ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, अगर हम देखेंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, इन्होंने बोला कि हम लोग एक कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी यूज करेंगे, और डेयरी को हम क्या करेंगे, डेयरी को हर जगह पे हम फैलाएंगे, ठीक है। और उन्होंने स्टार्ट कहां से किया था, गुजरात में। इसके लिए हम जब बोलते हैं अमूल, तो अमूल का हम क्या बोलते हैं फुल फॉर्म, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। और इस तरह से क्या होगा, आज हम देखेंगे अमूल कितना बड़ा ब्रांड है, और ना किसी बड़ा ब्रांड है लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। आज भी हम बोलेंगे तो अमूल जो मेन जो पार्ट है वो ऐसा कोई बड़ा बिजनेसमैन ओन नहीं करता, ये कौन ओन करते, सारे फार्मर्स ओन करते। और जो जितने भी मतलब औरतें थी उनको एम्प्लॉयमेंट मिला, और आज मिल्क हर जगह पे पहुंचा, ठीक है। वाइल अचीविंग दिस सेल्फ सफिशिएंसी इन डेयरी बिजनेस, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म ओवर द क्वालिटी कंट्रोल डेयरी प्रोडक्ट्स। और आज अमूल खाली मिल्क पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, मिल्क प्रोडक्ट्स, अब आइसक्रीम्स देखो, देन यू टॉक अबाउट द कर्ड, यू टॉक अबाउट द योगर्ट, यू टॉक अबाउट एनीथिंग बराबर related to dairy, and you will find the Amul as a brand top level पे, not only India level पे, international level पे भी। So this was achievable just because of the Dr. Verghese Kurian. So this was a second revolution that was brought in India after independence. It was white revolution. Green revolution, food grains में self sufficient हो गया, white मतलब there was a flood of milk, right? It was means exaggerated नहीं, ये fact है कि literally हर जगह पे क्या हुआ, milk पहुंचा। तो बच्चों इतना क्लियर है, ओके 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 शोएब, ठीक है। देन हम बात करेंगे ब्लू रेवोल्यूशन। तो ब्लू रेवोल्यूशन बच्चों क्या है, ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, आज हम देखेंगे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, हम लोग ने अभी जो फिश और जो एक्वेटिक प्रोडक्ट्स है, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो वी हैव अ वेरी लार्ज कोस्टल एरियाज, है ना, हमारा जो मैप होता है नीचे की तरफ से कैसा है आपका इंडिया का, लिटरली यू हैव ऐसे ना, ऐसा है, तो इतना पूरा आपको रीजन मिल रहा है, ठीक है, वाटर ओशन। सो हमारे पास बहुत ज़्यादा एरिया है, कोस्टल एरियाज। सो हमको ऐसा था कि ये कोस्टल एरियाज में हम लोग किस तरह से मैक्सिमाइज कर पाए कि एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनको प्रोडक्शन को बढ़ाए, ताकि फिश और जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो एज अ फूड यूज होते हैं उनका प्रोडक्शन बढ़े और इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट बने फूड के मामले में। तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वाज ब्लू रेवोल्यूशन एग्जैक्टली, ठीक है। सो जब ब्लू रेवोल्यूशन बोलते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कहता है प्रोडक्शन ऑफ वेरियस
useful aquatic organism with the help of water is called as blue revolution. Farm ponds and fishes are very common, है ना. आज हम देखेंगे तो अब जितने भी कोस्टल एरियाज पकड़ो, कोंकण पकड़ो, आप बंगाल पकड़ो, आप ओडिशा पकड़ो, अब कोई भी राज्य में जाओ जहाँ पे कोस्टल एरियाज है, they mostly rely on the fish, right? However, people are not only thinking of cultivating the fish and the shrimps, but other aquatic plants and animals too, right? तो ऐसा नहीं कि खाली वो उसकी तरफ रेस्ट्रिक्टेड है, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, उनको भी. आज सी फूड की जो बात करेंगे, लॉबस्टर, क्रैब्स, श्रिम्प्स, प्रॉन्स, राइट, ये सब का भी जो प्रोडक्शन क्या हो गया, बहुत बढ़ गया है. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया बच्चों ना, एक स्कीम चालू किया था. ठीक है, एक प्रोग्राम चालू किया था जिसका नाम था, जिसको बोर्ड में आपको पूछ सकते हैं, दैट वाज द नील क्रांति मिशन. क्या था बच्चों? नील क्रांति मिशन 2016. याद रखना है, बोर्ड में पूछेगा. ठीक है, 2016. ठीक है, NKM 16 भी उसको बोलते, जिसमें 50% और 100% सब्सिडीज आर ऑफर्ड इन दिस केस. मतलब गवर्नमेंट हेल्प करती है कि आप आगे इस सब चीज को बढ़ाओ. तो मरीन, फ्रेश वाटर, रोहू, काटला, तो मैंने बताया ना, लॉबस्टर्स, क्रैब्स, सारे सी फूड. ठीक है, और सारे मतलब आपके फिशेस. ठीक है, इन सब का मेन प्रोडक्शन बढ़ाना था मेन मोटो ऑफ द ब्लू रेवोल्यूशन. इतना क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? ओके. अब आप उसके बाद आया फर्टिलाइजर. तो फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो यहां पे आप देखोगे दो तरह के फर्टिलाइजर है एग्रीकल्चर में यूज होते हैं. वन दोस इज ऑर्गेनिक मैन्योर एंड अदर इज केमिकल फर्टिलाइजर. मैंने आपको पहले बताया कि केमिकल फर्टिलाइजर ने न कि सिर्फ क्रॉप्स की क्वालिटी को रूइन की है, बट सॉइल को भी इनफर्टाइल बनाया. तो बायोटेक्नोलॉजी ने ऑफर क्या किया कि किस तरह से हम बायो फर्टिलाइजर बनाएं. तो बायो फर्टिलाइजर में आप देख सकते हो कि जो मैंने आपको बताया ना, लास्ट टाइम मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था कि आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. क्या होते हैं बच्चों? मैक्रो मतलब क्या? नाइट्रोजन, पोटेशियम और आपका सोडियम. ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और सोडियम, सोडियम नहीं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एक्सट्रीमली सॉरी, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, NPK जिसको हम बोलते हैं. तो ये क्या होते हैं आपके मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. मतलब ये वो न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट को कुछ भी करके चाहिए, न सिर्फ चाहिए, ज्यादा अमाउंट में चाहिए. और हम जब सॉइल का टेस्ट करते हैं हम ये देखते हैं कि भाई उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है, कि फास्फोरस की कमी है, कि पोटेशियम की कमी है, एंड उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं. एक एग्जांपल जो बायो फर्टिलाइजर का था मैंने आपको दिया था, दैट वाज ऑफ राइजोबियम, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स. ठीक है, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, और वो प्लांट को अवेलेबल करा के दिखाता है. तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस. तो और एक देखो यहां पे दिया है अपर लेयर ऑफ सॉइल, ये सब तो ठीक है, मैंने आपको एक्स्ट्रा वाला पार्टी बता दिया, इतना तो आपको यहाँ पे भी दिया नहीं है. तो हाँ, बट आपके लिए अच्छा, आपको याद रखना राइजोबियम के बारे में. एक होता है हाइड्रोपोनिक्स. हाइड्रोपोनिक्स मतलब बच्चों पता है क्या है, कि हम सॉइल को यूज नहीं करेंगे. ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चों, सॉइल को यूज नहीं करेंगे, बट सॉइल के बदले हम क्या करेंगे, एक सोल्यूशन होता है. ठीक है, सब पाउच जैसे सोल्यूशंस रहते हैं, जिसमें आप क्या करोगे, सॉइल में जो भी मिनरल्स थे, जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो सारे मिनरल्स और सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर रहेंगे. और इसके अंदर हम एप्लीकेशन भी करेंगे किसका, हमारे प्लांट हार्मोन्स का. क्या करेंगे, प्लांट हार्मोन्स का एप्लीकेशन करेंगे. तो जो सैपलिंग्स रहेंगे वो फटाफट ग्रो होंगे कंपैरेटिवली अगर हम उनको नीचे रखें, मतलब जमीन पे. तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स. क्लियर है? उसके बाद है इंसेक्टिसाइड्स. अगर मैं बात करूं इंसेक्टिसाइड्स की, तो दो द नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ द प्लांट्स कैन प्रिवेंट इन्फेक्शन, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इज नॉट अंडर कंट्रोल. अब कैसा होता है कि हम लोग इंसेक्टिसाइड्स, हमको मारना होता है इंसेक्ट्स को, लेकिन हम उसको इतना स्प्रे करते हैं कि प्लांट्स में रह जाता है, और वो जो प्लांट्स को जब हम कंज्यूम करेंगे इट वुड बी हार्मिंग अस. अंडरस्टैंडिंग? तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचुरल फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स लाइक फ्रॉग्स हो गया, बाद में बर्ड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, राइट, ये एक तरीके का पॉइजन है. पेस्टिसाइड इज नथिंग बट इज अ काइंड ऑफ पॉइजन, और उसकी वजह से बहुत सारे डिजीज कॉज होती है. तो क्यों ना हम इसके बदले हम क्या करें, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें. ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से बेहतर है, इंसेक्टिसाइड यूज करने से बेटर है, यू गो फॉर दी ऑर्गेनिक फार्मिंग. याद रखना एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन. क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन. मतलब क्या होता है, आपकी जो टॉक्सिसिटी लेवल क्या होती है, बढ़ती जाती है. समझ रहे हो? जैसे अगर कोई फिश है, राइट, उसने क्या किया, उसने ऐसे प्लांट को खाया है जिसके अंदर क्या क्या हैवी मेटल ज्यादा है. वो फिश से क्या हुआ, फिर बड़ी फिश में गया, बड़ी फिश से क्या हुआ, आपका ह्यूमंस के अंदर आया. तो इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जिसमें आपकी टॉक्सिसिटी लेवल क्या होती है फूड चेन में, जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे क्या होता है, बढ़ती जाती है. क्लियर है बच्चों इतना, एवरीवन? तो यहाँ पे एग्जांपल दिए, कुछ बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं जो डेंजरस है, तो आपको मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं. DDT, मैलेथियन,
क्लोरोफायरस, ठीक है, ये प्रूफ हुए ये सब क्या है, डेंजरस है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या होता है कि उसमें उसकी डिमांड अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। कल ही मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि आपको क्या लगता है सर ऑर्गेनिक फार्मिंग कितना अच्छा है, तो मैंने बोला कि सबसे अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, बिकॉज उसमें आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हो, उसमें आप कोई भी आर्टिफिशियल कुछ भी हार्मोन्स इंजेक्ट नहीं कर रहे हो, आप प्लांट को अपने हिसाब से ग्रो होने दे रहे हो और एक अच्छा एडुकेट कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हो। बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, बहुत सारे लोग हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, एंड उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वो बॉडी को हार्म नहीं करते हैं, समझ रहे हो। सो ये वाला पार्ट है, ठीक है। और ना कि सिर्फ हम लोग इसकी बात करेंगे कि ये फर्टिलाइजर्स, हम फर्टिलाइजर्स देते नहीं है, इंसेक्टिसाइड्स हम ऐड नहीं करते, हम केमिकल फर्टिलाइजर ऐड नहीं करते। इसके साथ क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक चीजें, ऑर्गेनिक चीज मतलब क्या, नेचर में से चीजें लो, एनिमल का वेस्ट हो गया, ठीक है, आपके घर में जो किचन वेस्ट होता है उसको भी सेग्रीगेट करना पड़ता है, और उसमें हम क्या करते हो, फूड क्रॉप्स को ग्रो करते हो। तो दैट इज टोटली अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग। इतना क्लियर है बच्चों, एवरीवन, ठीक है। सो ये वाला हो गया। आज हम देखेंगे वेरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है। वेरियस प्रॉब्लम क्या हो रहा है अभी, एसोसिएट हो रहे हैं विद द, जो हम नॉर्मली हम लोग जो भी फूड खा रहे, क्रॉप्स खा रहे, अभी नहीं दिखेगा, कब प्रॉब्लम दिखेगा आपके, धीरे धीरे, कि स्लो पॉइजन आपको धीरे धीरे मारेगा। तो बेस्ट थिंग इज वी शुड गो फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट ऑल्सो कम्स अंडर द बायो टेक्नोलॉजी। फिर एक आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर आपको पता है, आपने सुना रहेगा एपीकल्चर के बारे में, एपीकल्चर के बारे में आपने सुना रहेगा। एपीकल्चर क्या होता है कि रेयरिंग ऑफ हनी बीस, ठीक है, हनी बीस की हम बात करेंगे तो फार्मर को बहुत पैसा मिल सकता है अगर वो हनी बी मतलब एपीकल्चर करता है। तो बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं, जो हनी बीस मतलब हनी इकट्ठा करते हैं, ठीक है, हनी इकट्ठा करते आपके कोम्स में, उसी को हम क्या करेंगे, हम ऐसे पैकेट्स बनाते हैं, ठीक है। हमारा एक मतलब इक्विपमेंट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, क्वीन बी को डालते हैं। याद रखना एपीकल्चर में आपके तीन चीजें होती है, एक होता है आपका क्वीन बी, एक होता है ड्रोन, एक होता है वर्कर, क्वीन, ड्रोन और वर्कर। तो कहने का मतलब कि आप क्वीन बी को लो, आप एक जगह पे रख दो, और ये बहुत लॉयल होते हैं। ड्रोन खाली मेट करता है क्वीन से, और वर्कर बी को प्रोड्यूस करता है। वर्कर बी आज स्टराइल, वर्कर बी से वर्कर बी नहीं आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम क्वीन को लेते, हम अपने एपीकल्चर का जो पूरा बॉक्स होता है उसमें हम डाल देते, और सारे हनी बीस क्या करते, उसको फॉलो करते रहते। दुनिया भर से लोग क्या करते, पूरा मेहनत करके नेक्टर में से हनी कलेक्ट करते, और फिर क्या करते हैं लोग, इंसर्ट करते हैं, और जब इंसर्ट करते करते पूरा भर जाता है, हम टैप चालू करते हैं और पूरा हनी ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में ये क्रूएल भी है, क्रूएल इसके लिए क्योंकि वो हनी जो क्वीन भी होती है उसका वो लोग विंग्स कट कर देते हैं, उसको पेंट करते हैं, एंड दे आर वेरी लॉयल, वो अपनी क्वीन को छोड़ के कहीं नहीं जाते। ये सब देखो, इससे प्रॉफिट बहुत है, लेकिन अगर एज ए ह्यूमैनिटी की देखेंगे ना, हनी बीज दे आर मोस्ट इंटेलिजेंट एज वेल एज मोस्ट हार्ड वर्किंग स्पीशीज की बात करेंगे, और ये एक तरीके से क्या है, क्रूएलिटी भी है। लेकिन अगर फार्मर को देखेंगे, फार्मर को क्या होगा कि जब वो क्रॉप्स ग्रो करेगा तो खाली क्रॉप्स पे रिलाय करने से बेटर है एनिमल हस्बेंड्री को कर सकता है, और आपका एपीकल्चर भी कर सकता है। इससे क्या होगा, उसको हनी मिलेगा, और हनी का वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे बच्चों। सर एपीकल्चर में और क्या क्या होता है, और सुनना है? और सुनना है तो ठीक है, मैं और बताता हूँ, मुझे बताने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हनी बीज के ना, हनी बीज डांस भी करते हैं बच्चों, हनी बीज डांस करते हैं। डांस मतलब क्या होता है, उनके दो तरह के डांस होते हैं, एक होता है राउंड डांस, एक होता है वैगल डांस। आप डांस करके दिखा नहीं सकते हो, ठीक है, आई एम वेरी बैड एट इट। तो जब आप बात करोगे तो वो लोग क्यों डांस करते हैं, इन ऑर्डर टू, मतलब उनको समझो एनिमी आ गया, अप्रोच हो रहा है, या फिर फूड नियर बाय है, तो दे डू द डांस, ठीक है, बेली अपना हिलाएंगे, दे विल फॉर्म अ राउंड फॉर्मेशन। जिस मतलब कॉमेडी पता है क्या है कि हम लोग 9th-10th में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, वी फॉर्म द एंगल्स, वी अंडरस्टैंड, अच्छा ये बिल्डिंग इतना दूर है तो ये फूड मतलब वी कैलकुलेट द डिस्टेंस, बट वी एक्चुअली डोंट यूज इन अवर रियल लाइफ। मतलब ऐसा सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ अस हम बोलते ना यार, इतना मेहनत से ज्योमेट्री पढ़ा है, इतना मेहनत से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, किधर जिंदगी में यूज हो रहा है। बेसिकली यूज कौन कर रहा है, आपका हनी भी यूज करके जा रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, फूड को अक्वायर करते हैं, दे यूज इट फॉर देयर ओन सेल्फ, एंड लोग क्यों इतना मेहनत करते हैं, बिकॉज ताकि जब अनफेवरेबल कंडीशन वो लोग हनी को यूज करें, और हम लिटरली क्या करते हैं, उसके हनी को पूरा खत्म कर देते हैं। तो ये सब है एपीकल्चर में। सबसे बड़ी कौन होती है, क्वीन होती है, उसके बाद कहता है ड्रोन होता है, सबसे छोटा होता है वर्कर। मजा आया शुएब? हेलो जीशान। हाँ बराबर, जैसे कि एपीकल्चर, हनी बी, पीसीकल्चर, फिशेस, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, सेरिकल्चर, सिल्कवर्म, ठीक है, वर्मी कल्चर, वर्म्स, जो जिसमें भी आप कल्चर डालोगे सब चीज़ आएगा।
ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल हम हनी बीज यूज करते हैं। फिर मेडिसिनल प्लांट्स की बात करेंगे तो हमको मालूम है कि इंडिया, मैंने बताया आपको, इट इज वन ऑफ द 15 कंट्रीज हु इज ब्लेस्ड विद द बायोडाइवर्सिटी। हम बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड में से ना ऑलमोस्ट आपका 8% आप बोलोगे, ऑलमोस्ट शायद 8% आपका जो रिसोर्सेज है ना वर्ल्ड में, वो किसके पास है? इंडिया के पास है। तो बहुत बड़ी बात है ये। इंडिया के पास तो पूरे वर्ल्ड में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब क्या? वहां पे जो फ्लोरा और वहां पे जो फौना मिलता है, याद रखना, वहां पे मतलब व्हेन यू टॉक अबाउट 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ना, तो यहाँ पे जो फ्लोरा और यहाँ पे जो फौना मिलता है वर्ल्ड में, सिर्फ इधर ही मिलता है और किधर नहीं मिलता है। एंड अपने पास ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज, 197 198 हम बोलते हैं, उतने देश है हमारे पास, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में खाली 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एक टाइम था जहाँ पे 15% ये हॉटस्पॉट अपने लैंड को कवर करते थे अर्थ के, आज लेस देन 2% है। बट इतना होने के बावजूद अभी सिर्फ 34 बचे, ना लाख, ना करोड़, ना हजार, ना 100, ना 50 भी, सिर्फ 34 बचे। बट इसमें भी क्या होगा, आप इंडिया के पास 3 है, जो 3 कंट्री से वो क्या करता है? शेयर करता है, जिसमें से एक हमारे महाराष्ट्र में ही वेस्टर्न घाट्स कि वहां पे जो स्पीशीज, वहां पे जो प्लांट्स मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ वहीं पे मिलेंगे और किधर भी नहीं मिलेंगे। तो क्लियर है बच्चों इतना, एवरीवन? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग का मेन पार्ट क्या है कि मेडिसिनल प्लांट को कल्टीवेट भी करना, जो बहुत से डिजीज को क्योर कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे हम आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट हो रहे, तो ये सब यहाँ पे दिया है। फिर ये वाला पूरा पार्ट होने के बाद आपका है फ्रूट प्रोसेसिंग। तो फ्रूट प्रोसेसिंग में हम सब ने जेली खाया है ना, आमरस, आमरस नहीं, हम उसको हिंदी में आई डोंट नो द एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड, बराबर, हमने बड़े इसको खाया ना, सूखा आम जैसा होता है, इसको खाते हैं। तो ये क्यों हो पाता है? बिकॉज ऑफ प्रोसेसिंग, हम उसको प्रिजर्वेटिव्स एज यूज कर सकते हैं। सो वी आर डेली यूजिंग द वेरियस प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रूट्स, चॉकलेट हो गया, जूस हो गया, जैम्स हो गया, जेलीस हो गया, राइट। इनको हम प्रोसेस करते हैं, तो इनको टाइट पैकिंग करना, मुरब्बा, जेलीस, जैम्स, दिस आर ऑल अगेन द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो दिस वॉज होल अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी बच्चों। तो आई थिंक आपको यहाँ पे एवरीवन यू गॉट इट, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट का इंपॉर्टेंस हम देखेंगे तो हाँ, आम पापड़ मेडिसिनल प्लांट्स दे प्रोड्यूस द मेडिसिन, राइट। आज अगर हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, हम बोलेंगे 67 to 68% जो आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं मेडिसिन को ग्रो करने के लिए, जो 67 to 68% जो आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो आते कहाँ से? प्लांट से, समझ लो, रॉ मटेरियल्स। तो इसके लिए मेडिसिनल प्लांट्स को सेव करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी हम ट्राई करते हैं कि हम मेडिसिन को फाइंड कर पाए और उनको यूज कर पाए। क्लियर बच्चों इतना? नहीं हर्षिता, नहीं यूज किया है। ओके 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 बच्चों, तो बच्चों ये क्लियर हुआ एवरीवन सबको?